नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ तक के मंच पर। और जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा असमंजस भी है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू किया तो विवादों में आ गई, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के साथ साथ उनकी पार्टी का भी अस्तित्व ख़त्म हो गया। 4 साल कहाँ थी, मीडिया से दूर रही कहीं ना कहीं। उसके बाद एक दिन आया और उन्होंने बताया कि चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ। अब लेकर आई हैं अपनी नई किताब रोल मॉडल्स, जिसमें कि मुस्लिम अचीवर्स की कहानियां हैं। शैला रशीद जी, आपका न्यूज़ तक के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने इस किताब को कहा कि ये एक सेल्फ हेल्प किताब है। सक्सेस और फेलियर्स दोनों के बारे में इसमें बात हो रही है। सबसे पहले आपकी किताब से ही शुरू करेंगे। क्या है इस किताब में, क्यों कोई पढ़ना चाहे इस किताब को? किताब की शुरुआत ही जो है वो होती है सलीम खान साहब के फोरवर्ड से, जिसमें उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से उन्होंने कितने सारे करियर्स ट्राई किए। वो पहले पायलट बने, वो क्रिकेट में उन्होंने अपना हाथ जो है आजमाया, उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, उन्होंने एक्टिंग 25 फिल्मों में की इससे पहले कि वो स्क्रीन राइटर बने। और अभी एक हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पे भी आया है वो सलीम जावेद पार्टनरशिप जो है, जिसने पूरा बॉलीवुड को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। तो उनको कितने फेलियर्स फेस करने पड़े बिफ़ोर सक्सेस। उनकी सक्सेस के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ही इज़ अ लेजेंड। लेकिन उनके फेलियर्स के बारे में और कितनी सारी चीज़ें उनको ट्राई करके छोड़नी पड़ी। तो ये एक किसी भी अचीवर की जो है कहानी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये आप सभी चैप्टर्स में देखेंगे। इसी तरह से जैसे ए आर रहमान साहब हैं, तो उन्होंने अपने चैप्टर में ये बयान किया है कि किस तरह से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, तो उन्होंने म्यूज़िक की पढ़ाई शुरू की। इसी तरह से जैसे शम्स आलम हैं, जिनके चैप्टर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से वो एक कबड्डी के एथलीट थे, लेकिन उसके बाद उनके स्पाइनल कॉर्ड में एक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए। तो वैसा सेटबैक अगर किसी के साथ हो और ख़ासकर एक एथलीट के साथ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है उससे उभरना। लेकिन शम्स आलम के चैप्टर में आपको दिखेगा, मतलब अभी उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते जा रहे हैं। तो इस किताब के दरअसल बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये इंडियन मुस्लिम्स के बारे में है ही, ये पॉलिटिक्स के बारे में भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल समय चल रहा है, तो तब आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरीज़ जो हैं वो है, इसमें काफ़ी सारी आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये जो किताब है आपकी रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स, इसमें जब आपने बात की, आपने आर रहमान साहब से बात की, तमाम लोगों से बात की, आपको सबसे रोचक और सबसे इंस्पायरिंग किसकी स्टोरी लगी, या किससे बात करने का एक्सपीरियंस सबसे इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, ऑब्वियसली जब मैंने ए आर रहमान साहब का जब इंटरव्यू लिया, तब तो एक फ़ैन फैक्टर उसमें आ जाता है, एक फ़ैन गर्ल वाला मोमेंट आ जाता है डेफ़िनेटली, कि सच में उनसे आप खुद से बात कर रहे हैं। अ, और मैंने शम्स आलम की बात की है, कई सारे मंच पे मैंने ये बात की, क्योंकि बुक लिखने का प्रोसेस खुद एक बहुत बर्नआउट से भरा प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग थे जिनको मैं किताब में चाहती थी, जो मुझे नहीं मिल पाए। तो उसके वक़्त भी मुझे, उस दौरान भी मुझे काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट का फ़ेस करना पड़ा। जैसे मोहम्मद शामी, निखत ज़रीन, कई सारे लोग हैं जो इस किताब में हैं भी नहीं। तो मुझे बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट फ़ेस करनी पड़ी किताब लिखते वक़्त। तो उस टाइम पे, ऐसे वक़्त पे, जो जैसे शम्स आलम की जो स्टोरी है, उसने मुझे भी प्रेरित किया खुद से पूछने के लिए कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो एक्सक्यूज़ेज़ से बाहर आके, बहानेबाज़ी से बाहर आके आप कोशिश करें, आप प्रयास करें, और तभी जाके जो है हम लोग भी आगे बढ़ेंगे एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ प्रोफेशनल हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एज़ अ मुल्क, जैसे मैंने किताब के अंदर विकसित भारत का ज़िक्र किया है। पीएम मोदी ने, आप देखेंगे उन्होंने जब भी वो विकसित भारत की बात करते हैं, तो वो कोई सोशल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो है कोई फ्री सोशल सर्विस करना है। वो कह रहे हैं नहीं, आपको अपना पर्सनल बेस्ट देना है। अगर आप एंकर हैं तो आप बेस्ट एंकर बनिए, अगर आप ड्राइवर हैं तो आप बेस्ट ड्राइवर बनिए, अगर आप बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनिए। वो कुछ ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई सोशल सर्विस कीजिए। विकसित भारत का जो आइडिया है वो यही है कि आप अपने फील्ड में सबसे बेस्ट करें। अच्छा, अब इसमें जैसे सलीम खान साहब का चैप्टर है,
तो मैं मानती हूँ कि उसमें एक ना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है, हालाँकि एक स्पॉइलर भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ लोग इसको पढ़ें भी। उन्होंने कहा है कि जैसे हम लोग जो है इंडिया इज़ एट द कस्प ऑफ ग्रेटनेस। इंडिया ग्रेटनेस मतलब आप कई सारे मायने में अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में ही देख लें, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का हमारा सफ़र अभी चल रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डेवलप्ड नेशन में, वो होती है सिविक सेंस और एक दूसरे के लिए कर्टसी। तो वो हमारे अंदर कितना है? तो उन्होंने सारे इंडियंस से, मुस्लिम्स से ही नहीं, उन्होंने सारे इंडियंस से ये सवाल पूछा है कि आप एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा कर्टियस हो? क्या आप एक दूसरे को चलने, अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो, सामने से कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो क्या आप उसको राह दे रहे हो? या आप एक दूसरे को हॉर्न कर रहे हो, आप किसी के गेट के बाहर गाड़ी लगा रहे हो? रोड रेज इंसिडेंट्स इतने सारे होते हैं, हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं। तो हमें ये भी ना कहीं पे, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं है, हर चीज़ पे हम लोगों को विवाद खड़ा करने की आदत है। तो इससे भी हमें उभरना पड़ेगा अगर हमें विकसित भारत, अगर हमें सच में सही माने में डेवलप्ड नेशन बनना है तो। आपकी किताब में एक चैप्टर है शेहला रशीद का भी, और उसी के कुछ पन्ने खोलने की कोशिश करेंगे। आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। झेलम नदी के पास मेरे ख़्याल से आपका घर था, हब्बा कदल में। वहाँ कैसे बचपन बीता और तब कश्मीर कैसा था? तब कैसा माहौल था वहाँ? बिल्कुल अलग, मतलब हमने आए दिन हम लोग देखते थे कि वहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर हुआ करता था, मतलब अभी भी है, अभी जो है उसको रेनोवेट किया गया है, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसमें रेनोवेशन वगैरह का काम किया है। तो जो रघुनाथ मंदिर है वो इट वाज डिजर्टेड, क्योंकि बाय द टाइम, मतलब आई वाज 2 और 3 years ओल्ड, तब तक तो कश्मीरी पंडितों का वहाँ से एग्जोडस हो चुका था। तो हमें, मतलब मंदिर का तो कभी कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन हमें हमेशा सुनाई देता था कि जैसे वहाँ पे मिलिटेंट्स ने जो है पनाह ली है, फिर वहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है। कई बार मैंने देखा है कि वो जो काला नकाब डाल के जो है उनको वहाँ से निकाला जाता था, गोलियाँ चलती थी। तो उस टाइम हमें बोला जाता था कि आप जो है ज़मीन पे लेट जाओ। जैसे अगर एनकाउंटर चल रहा है तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी प्रोटोकॉल है, वो ये है कि आप ज़मीन पे लेट जाओ, ताकि कहीं क्रॉस फायरिंग अगर शीशे से भी अंदर आ गए घर के। सो दिस इज़ वेयर आई हैव ग्रोन अप। एंड हम लोग, मतलब जब बचपन में होते हैं या 20s में होते हैं, तब हम इस ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पता चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार जो है 2012 की बात है, तो उस टाइम पे मैं एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई थिंक उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे मैं IIM बैंगलोर में एक पॉलिटिकल लीडरशिप का कोर्स कर रही थी। तो हम लोगों को लिया गया था वहाँ पे, जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस होता है, August 15th वाला जो एड्रेस होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो वहाँ पे मुझे लगता है कुछ वो 21 गन सैल्यूट जो है वो जब चलने लग गया, तो तब मुझे एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। यानी जैसे दिवाली पे क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं या ईद पे क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैं ये सभी कश्मीरियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि एक ट्रॉमा एसोसिएटेड है, कि जो ही आप सुनेंगे कि कहीं पे पटाखा फूट रहा है, यू विल नॉट थिंक कि कुछ हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ओ कहीं एनकाउंटर तो नहीं शुरू हो गया। तो ये जो एक PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये तो कश्मीर में, मतलब इसको मैं कहती हूँ ये ऑनगोइंग स्ट्रेस, इसको PTSD की जगह OTSD कहना चाहिए, क्योंकि आए दिन, मतलब पिछले साल मेरे घर के बाहर एक एनकाउंटर हुआ, और उस वक्त हम लोग कितना डर गए, और दोबारा से जो है हमें वही सीढ़ी के नीचे पनाह लेके मेरी मदर और मैं, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव ग्रोन अप विद। आपने किताब में ये भी कहा कि आई हैड अ डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, और भी आपने बातें इसमें लिखी। कैसा बचपन था आपका और क्यों आपको एस्केप चाहिए था उससे? डिस्टर्ब चाइल्डहुड कई सारे मायनों में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे कोई बच्चा बड़ा होता है दिल्ली बॉम्बे में, तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, आइसक्रीम खाना, सिनेमा जाना, गेम्स एरिया में जाना, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाना। हमारे यहाँ एक ये होता था कि अपना काम ख़त्म करो, स्कूल से डायरेक्ट घर आओ, उसके बाद कहीं भी नहीं निकलना है, 5 बजे के बाद कहीं पे भी नहीं निकलना है, बिकॉज इट वाज नॉट सेफ। जबकि आज आप देखते हैं, मैं अभी पिछले महीने की बात कर रही हूँ, लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच कश्मीर में हुआ, टचवुड, बिकॉज हमारे लाइक वी अपने नेबर्स हु डोंट वांट पीस इन द कश्मीर वैली। लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच हुआ, आपने उसमें देखा होगा कितनी सारी फैमिलीज़, कितनी लड़कियाँ, कितने लड़के, रात के 12 बजे तक जो है मैच चल रहा था और पूरा स्टेडियम एनिमेटेड था।
तो ये कंट्रास्ट अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा है तो फिर वो डेलिबरेटली मतलब डेलिबरेटली वो फैक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं. दिस वाज अनथिंकेबल 20 years ago when I was growing up. This was unthinkable उस टाइम पे कि आप रात को 12 बजे मैच देखने जाएंगे. आम जनता मैच देखने जाएगी, मतलब लोग जो है दीवारों के ऊपर से कूद के मैच देखने के लिए उत्साहित थे. दिस वॉज अनथिंकेबल क्योंकि एक माहौल जो है मिलिटेंसी के दौरान वो ये था कि आप 5-6 बजे तक घर आ जाओ. अंधेरे में बाहर रहने का जो है इट वॉज एब्सोल्युटली अनसेफ. एंड आई वुड से दैट थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट विच हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ डिसाइसिव स्टेप्स, जिसकी वजह से परिवर्तन आया है. अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स फिर से पिकअप हुए हैं इवन जम्मू में, इवन कश्मीर वैली में. तो उसका कारण ये है कि यही सारी डेवलपमेंट देख के, यही सारी खुशहाली देख के कि लोग जो है 370 से मूव ऑन हो गए, लोग जो है पाकिस्तान के एजेंडा से टायर्ड हो गए. सेपरेटिस्ट एजेंडा जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फिनिश हो गया. सेपरेटिस्ट अब इलेक्शन लड़ रहे हैं. ये नॉर्मलसी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो वहाँ पे नॉर्मलसी रहने नहीं देना चाहते. तो वो जो है एका दुका टेररिस्ट इंसिडेंट्स रोज़ अब आपको सुनाई देने को मिलेंगे. सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. इतना सिंपल नहीं है कि अब क्या है कि देखिए जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हैं, जो मैंने पर्टिकुलर चेंज की बात की है, वो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में तो कमी आई है. कमी एज इन ख़त्म ही हो गया है. लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो अभी भी जारी है. आपने कहा कि कश्मीर में परिवर्तन आया है. मैं तो ये पहले जानना चाहती हूँ आप में परिवर्तन कैसे आया है, क्योंकि 2014 में आपके तेवर अलग थे. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप बोलती आई हैं कई सालों तक. मोदी क्रिटिक से मोदी फैन की जर्नी, मोदी फैन है ना आप? जी जी, आई हैव रिटन इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन माई बुक. फॉर दैट यू हैव टू रीड माई बुक. मैंने आंकड़ों के साथ में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के साथ में गवर्नमेंट की पर्टिकुलर स्कीम्स को, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो आवास योजना हो, उनको पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को ही मैंने प्रेज़ किया है. तो जो आप पूछ रही हैं कि आप कैसे बदल गई, इसका मैं एक सिंपल सा आंसर ये कहूँगी कि मैं नहीं बदली हूँ, चीज़ें बदली हैं. इवन मोदी गवर्नमेंट, इवन अगर आप 2014 की जो मोदी गवर्नमेंट है एंड 2019 की जो मोदी गवर्नमेंट है, उसमें भी अगर आप चेंज देखें तो इट हैज़ गॉन टूवर्ड्स अ मोर वेलफेयरिस्ट पॉलिसी. मतलब स्टार्ट में जब आई थी 2014 में मोदी गवर्नमेंट, उस टाइम पे मतलब इकोनॉमिकली राइट विंग, लेकिन उसके बाद से काफ़ी वेलफेयर स्टैंड मतलब जो है वो शहला गवर्नमेंट ने बदल लिया गई या है. मोदी? सब कुछ ही बदल गया है. सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, आई हैव ऑल्सो चेंज्ड, द सिचुएशन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. सो अगर आप अभी भी उसी अटके हुए हैं 2014 में, तो फिर आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं कि परिवर्तन क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है. मतलब अगर कहने का मेरा मतलब ये है, संक्षेप में अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान भारत योजना है या जन औषधि योजना है, उसमें से ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं या आपको नहीं मिलेगा. वो तो सबको मिल रहा है. और सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, कोई भी समुदाय हो, सिख हो, एथीस्ट हो, आप जो भी हो, ये तो योजना का तो जो लाभ है वो सब लोग उठा रहे हैं. तो इस बुक में भी एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट एक कदम आगे चल रही है, हम लोग भी एक कदम आगे चलें. और ये हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमें अगर शिकायत भी करनी है हम अपनी गवर्नमेंट से करें, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसको हम सपोर्ट भी करें. इसमें कोई वोट की अपील नहीं है, कोई ये नहीं बोला जा रहा है कि मुसलमानों को भाजपा के लिए वोट करना है, नहीं. लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है एक टर्म यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल बार्गेनिंग. पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल बार्गेनिंग कैसी होती है, जैसे आप देखें कि जैसे जाट कम्युनिटी है, आपने हरियाणा इलेक्शन में सुना कि जाट कम्युनिटी गुस्सा है, तो उसके लिए भाजपा को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े. और पहले ये जहाँ पे प्रोजेक्शन की जा रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, वहाँ पे भाजपा जीत गई. ये कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्टेप्स लिए फिर उस कम्युनिटी को प्लाकेट करने के लिए. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में ऐसी है, ये कोई इंडिया का ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ऐसे ही होता है पॉलिटिकल बार्गेनिंग. लेकिन मुस्लिम्स का अगर आप देखें, एक तरफा वोट जो है करीब 97% वोट जो है वो इंडिया अलायंस को पड़ा और 1 से 3% भाजपा को पड़ा. भाजपा कहेगी, और भाजपा के कई सारे नेता कह भी रहे हैं कि ये तो हमारे लिए वोट ही नहीं करते, हम जो भी कर लें, हम चाहे आवास योजना दे दें, कुछ कर दें, ये तो हमारे लिए वोट ही नहीं करते, तो हम इनके लिए कुछ क्यों करें. कांग्रेस भी यही कहेगी, वो कहेगी इनका तो हमें होलसेल में वोट मिल ही रहा है,
तो हम लोग बाकी कम्युनिटीज़ पे फोकस करते हैं। तो अब वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसे पॉलिटिकल बार्गेनिंग होता नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी के फेवर में नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा पोलराइजेशन रूलिंग पार्टी और कम्युनिटी के बीच में है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी। अभी आपने देखा जैसे अमेरिका में ब्लैक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे एशियंस हैं, एशियंस में मतलब इंडियंस को भी वो एशियंस ही बोलते हैं, या हिस्पैनिक्स हैं, उनके बीच में बराबर का ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर उन्होंने 45% डेमोक्रेट्स को वोट दिया, 55% ने रिपब्लिकन्स को दिया, इसी तरह से ऑलमोस्ट बराबर रहा। तो दोनों पार्टीज़ उनके लिए कुछ लाएंगी, कुछ पॉलिसीज़, दोनों पार्टीज़ उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपने अपना एक वोट कमेटी कर दिया है एक तरफ, तो तब तो ना भाजपा कुछ करेगी आपके लिए, ना कांग्रेस कुछ करेगी। वो कहेंगे, ये तो कहेंगे कि ये तो देते ही हैं हमें, इनका तो इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैनिफेस्टो में भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। सो माई पॉइंट इज़, एनी वे दिस बुक इज़ नॉट सो मच अबाउट कि किसको हमें वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इट इज़ अ कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म, इट इज़ अ कॉल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि देखिए, ना हमें मोदी जी कुछ देंगे, ना हमें राहुल गांधी जी कुछ देंगे, कोई हमें कुछ नहीं देगा। हमें खुद से मेहनत करके एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी हमें प्लान करना पड़ेगा अपना करियर, अपने बच्चों का करियर, अपनी कम्युनिटी की प्रोग्रेस। कम्युनिटी प्रोग्रेस हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल, व्हाट शुड आई से, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। यानी कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसी दिन राहुल गांधी जी आके प्रधानमंत्री बनेंगे और तब जाके मुसलमानों का भला होगा, तो ऐसी सोच जो है, इससे हमें परे हटना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी के उनके कोई, मुझे नहीं लगता उनके कोई मंत्री हैं, उनके कोई एमपी हैं, कोई चीफ मिनिस्टर उनका आज तक बना है। लेकिन उन्होंने तो उनको तो मतलब उन्होंने तो किया अपना, उन्होंने तो अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट किया। इसी तरह से आप अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें, कश्मीरी पंडितों के, ये एक सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस ग्रुप, जहाँ पे हम दूसरे एक सोशल ग्रुप की तरफ देख के हम लोग भी उनसे सीख ले सकते हैं। जैसे कश्मीरी पंडितों का सब कुछ छिन गया, लेकिन आप देखेंगे कि वो प्रोफेसर्स हैं, वो जर्नलिस्ट्स हैं, वो कई सारे प्रोफेशंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने इंतज़ार किया कि जी मतलब मोदी जी आएंगे तो तब वो हमारा भला करेंगे? नहीं, उन्होंने मेहनत की। तो यही मेरा अपील अपनी कम्युनिटी से भी है, क्योंकि मैंने इसमें कई सारे आंकड़े दिए हैं जहाँ पे मैं बयान कर रही हूँ कि एजुकेशनली हम लोग बैकवर्ड हैं, हम लोग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हम लोग बैकवर्ड हैं। सचल कमेटी रिपोर्ट जो है उसमें ये सब कुछ विस्तार में लिखा गया है। तो उसकी कुछ कुछ चीज़ों को मैंने साइट किया है। हायर एजुकेशन में जो है मुस्लिम्स का शेयर कितना कम है। तो हमें जो है दिस वी विल हैव टू गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स। हमें पॉलिटिक्स को सेपरेट करना पड़ेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट से। आप भले ही आप कांग्रेस को ही वोट देते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस खदशे में मत रहिएगा कि वो आके आपको कुछ बचा लेंगे या आपके लिए कुछ कर लेंगे। नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। एट अ पर्सनल लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल, एट अ फैमिली लेवल, यू विल हैव टू प्लान कि अगर हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए, एक बच्चा MIT जाना चाहिए। उसके लिए हमें अभी से कॉलेज फंड, जैसे वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉलेज फंड का। सो व्हेन अ चाइल्ड इज़ कंसीव्ड, उसी टाइम पे जो है पेरेंट्स उनके लिए एक जॉइंट अकाउंट बना लेते हैं जिससे उनका कॉलेज फंड होगा। सो अगर हमें ये विकसित भारत बनना है तो नॉट जस्ट मुस्लिम्स, ये ऐसा सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स की एजुकेशनली इक्वली कंडीशन जो है, मतलब इंडिया में एक्चुअली सिर्फ जैन्स जो हैं वो एक एजुकेशनली फॉरवर्ड कम्युनिटी है। तो ये चीज़ें हमें पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। हमें सोचना पड़ेगा कि मतलब अगर 200 मिलियन, देयर आर 200 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया विच इज़ 20 करोड़ मुस्लिम्स। ये अगर आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की भी इतनी पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, तो ये पूरा पूरा मुल्क है विद इन इंडिया। सो इसको जो है इसको बिना डेवलप किए विकसित भारत नहीं बन सकता। तो while this book is it's a call for socio-economic and educational upliftment among Muslims, it can also be equally inspirational for other communities also, Hindus also. अब A.R. रहमान साहब को आप देख लीजिए, तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए प्रेरणा नहीं है, या सानिया मिर्ज़ा को आप देख लीजिए, वो सभी वुमेन के लिए एक प्रेरणा है। जैसे मैंने इसमें अपने इंटरव्यूज़ की बात की, निगार शाह जी हैं, वो इसरो में काम करती हैं, तो शी इज़ अ स्पेस साइंटिस्ट। तो उन्होंने कितना काम किया है, मतलब वो इसमें बयान किया। मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, मैं चाहूँगी कि लोग इसको बुक को खुद पढ़ें, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। अच्छा, एक सवाल मेरा बुक से ही है आपकी। आपने अपनी बुक में
मैं अभी थोड़ा 2019 में ही का ही एक सवाल है। आपने लिखा था कि व्हाइल आई वाज स्टिल अ पार्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370, I'd privately tell my friends I'll be lynched for saying this, but the Modi government has resolved Kashmir peacefully. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है या देने को। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को ये बात कही थी कि अगर मैंने ये कह दिया तो आई विल बी लिंच्ड। इनफैक्ट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ही ये बात याद दिलाई. So when I gave that interview in support of the Modi government's policies, welfare policies mostly, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका पूरा इकोसिस्टम जो है वो आपसे नाराज़ हो जाता है. आप अपना पूरा बेस, पूरा इकोसिस्टम छोड़ करके आते हैं. लेकिन उस टाइम पे ही उस इकोसिस्टम में से ही मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि शैला, मुझे याद है तूने 2000 कब की 18, 19, 21 की बात होगी या समथिंग. तो उस टाइम पे तूने एक बार बोला था कि आई विल बी लिंच्ड फॉर सेइंग दिस, लेकिन इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है कश्मीर को पीसफुली. सो प्राइवेटली जो मैं बात कहती थी उसी को बस मैंने पब्लिकली कहा. अच्छा, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है. आप अगर देखेंगे इस इलेक्शन में जो अफजल गुरु हैं, उनके ब्रदर हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की. या आप अगर देखेंगे जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स जिन्होंने 35 साल कश्मीर में बोला कि वोटिंग हराम है, वो खुद उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए. सरजान बरकाती, जिनको आज़ादी चाचा वहाँ पे बोला जाता था, जो पूरा मतलब आज़ादी रैलीज़ जिन्होंने लीड की 2016 में, वो खुद इलेक्शन में खड़े हुए, वो खुद इंडियन पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का पार्ट बने. तो यू टर्न जो है वो सिर्फ मैंने नहीं लिया है. सो वो पूरे कश्मीर में एक सेंटिमेंट का चेंज है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसाइसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट विच आई हैव रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट. मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कत्लो गारत हो जाएगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से हैंडल किया, सो दे डिज़र्व क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि उससे अंत में तो कश्मीरी जानें ही बची हैं. लेकिन लोगों ने तो ये भी कहा ना कि क्या शहला डर गई, क्या कोई डील हो गई सरकार के साथ, ऐसे भी सवाल आए फिर? नहीं, देखिए, एक चीज़ है, जो फियर ऑफ लॉ है, वो सब में ही होना चाहिए. वो सिर्फ मतलब देखिए क्या होता था पहले, द रेड लाइंस वर डिफरेंट. तो पहले आज जो चीज़ें एज सेडिशन या एज यूएपीए के एम्बिट में आती हैं, वो चीज़ें जो है पहले टॉलरेट होती थी, लेकिन इंडिया ने अब अपना नेशनल सिक्योरिटी स्टैंस चेंज कर लिया. इंडिया हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी स्टैंस, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज्ड टू से अर्लियर, they are not said anymore, they are not tolerated anymore, because India is taking this is a different government. We have a different foreign minister, we have a different strategic narrative. India is prioritizing its strategic narratives. मतलब इसमें हमने कनाडा और यूएस से भी पंगा ले लिया. जैसे जो खालिस्तानी टेरर है उसके मुद्दे पे अगर आप देखेंगे, मतलब पहले जो है इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लेता था यूएस या कनाडा के खिलाफ. जनरली उनको हम लोग एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मानते थे, या लेकिन काफ़ी सारी गर्मा गर्मी जो है वो वहाँ पे भी हुई है. तो नाउ टेरर और गिविंग कवर फायर टू टेररिज्म और गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म इज़ नॉट टॉलरेटेड एनी मोर. दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग, जो मैं जिस एम्बिट में थी ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में, उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हम लोग जो है, हम लोग बीच में से शुरुआत करते हैं, हम लोग रूट कॉज से नहीं बात करते. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर रहे हैं, अब क्यों नहीं हो रही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस? 2010s के अराउंड द ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. उस टाइम पे बहुत इंडिया को जो है कितनी सारी रिपोर्ट्स लिखी जाती थी, एमनेस्टी की कितनी रिपोर्ट्स आती थी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, विच वर राइट, क्योंकि उस टाइम पे गोलियाँ चल रही थी, उस टाइम पे पैलेट्स चल रहे थे. अब क्यों नहीं हो रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन? क्योंकि जब आप एक रूट कॉज को ही कर्ब करते हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो अपने आप कम हो जाता है. सो आई थिंक द स्टोरी हम लोग का क्या होता था, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं खुद को अभी भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ही मानती हूँ, और मैं उसी एंगल से ही गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रही हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो कम हुई हैं, मतलब कश्मीरियों की जानें बची हैं. तो it is not just about like fear of law. Of course there should be fear of law, because if you go to any country you have to have fear of law,
एंड देयर शुड बी फेयर ऑफ लॉ, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इंडियन मुजाहिदीन या सिमी, आपको याद, अगर 90s का आपको टाइम याद होगा तो उस टाइम पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। फिर कांग्रेस पार्टी ही थी जो जिन्होंने यूएपीए, पोटा, टाडा, ये सारे कानून जो है वो उन्होंने ही पास किए। तो फेयर ऑफ लॉ तब नहीं था, तब दंगे होते थे। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं कि फेयर ऑफ लॉ, यस, एवरी सिटीजन शुड हैव फेयर ऑफ लॉ। अभी मैं खुद कैंपेन कर रही थी, मैंने आई थिंक 2017-18 में हम लोग कैंपेन कर रहे थे मॉब लिंचिंग के खिलाफ। तो अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें जो सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 है, उसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक प्रावधान है। तो गवर्नमेंट इज़ इंश्योरिंग कि हर किसी को फेयर ऑफ लॉ हो, दैट इज़ फाइन, उसमें क्या खराबी है। आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री मोदी का भी। सबसे पहले तो ये बताइए, राहुल गांधी आपको पीएम मटीरियल लगते हैं? वेल, उन्होंने ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रोग्रेस। उन्होंने अपनी पार्टी का जो है सीट टैली भी बढ़ा दी है। लास्ट टाइम उनके पास एलओपी भी नहीं था, इस बार उनके पास एलओपी है। सो एज अ पॉलिटिकल लीडर ही हैज़ डन गुड फॉर हिज पार्टी। आपने मुसलमानों का भी जिक्र किया। आपने कहा कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप यही करंट डिस्पेंसेशन की अगर बात करें, आपको लगता है, सबसे पहली बात तो आप ये मानती है कि मुसलमानों और मोदी में करंट डिस्पेंसेशन में आज भी उतनी दूरी है जो पाट नहीं पाए आज तक? देखिए क्या होता है, देयर इज़ अ कोट, देयर इज़ एन अमेरिकन फिलोसोफर, उनका कोट है कि व्हेन यू आर यूज्ड टू स्पेशल ट्रीटमेंट देन इक्वल ट्रीटमेंट फील्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब आपको आदत हो जाती है स्पेशल ट्रीटमेंट की, यानी कि आप 3 तलाक करते रहो, फ़ाइन, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप शाबानो केस करते रहो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट आपको जो है आपके ऑर्थोडॉक्सी को रीइंस्टेट किया जाएगा। आप जो है वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ एलिनेट करते जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब यही चीज़, ये जो हम आज बोलते हैं कि फ़लाना बिल्डिंग जो है वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी पे खड़ी हुई है, आप जानती हैं कि अगर सऊदी अरबिया में ये चीज़ हुई होती तो उस पे मतलब वो इट वुड हैव बीन पनिशेबल ऑफेंस। तो एक खुली छूट मिली हुई थी कुछ लोगों को कुछ भी करने की। तो पीएम मोदी जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुसलमानों के लिए कुछ खास कर रहे हैं या वो कुछ खास करेंगे, ना उनको करना है। ही जस्ट हैज़ टू ट्रीट अस इक्वली, ही जस्ट हैज़ टू इंश्योर। और ये जो डिजिटल इंडिया वगैरह सब कुछ बना है, आप इसमें देखेंगे कि सारे ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस है। जो ह्यूमन इंटरफेस पहले जहाँ पे कास्ट बायस, जेंडर बायस, कई कई सारे हज़ार तरीके के बायस हैं, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट है पूरी। ये जो डिजिटल इंडिया आया है, इसमें अगर आप अपना कोई फॉर्म भरती हैं या आप अगर कोई चीज़ आधार के लिए अप्लाई कर रही हैं, इट्स कम्प्लीटली फेयर, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप कोई वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, इट्स कम्प्लीटली फेयर, आपको मिल रहा है वो वेलफेयर स्कीम। इनफैक्ट मैं सचर कमेटी रिपोर्ट में ही पढ़ रही थी, उसमें कोई एक वो स्कीम थी, जवाहर समथिंग कुछ करके स्कीम, उसमें ख़ास तौर से लिखा गया है कि मुस्लिम वुमेन हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनको वो स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता था, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो सचर कमेटी रिपोर्ट हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो किसके अंडर हुआ? क्या वो मोदी गवर्नमेंट के अंडर हुआ? क्योंकि सचर कमेटी रिपोर्ट तो आई 2006 में, मोदी जी आए 2014 में, तो तब तक डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा था, ये मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ। जवाब सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा और इसमें डीपर जाना चाहिए कि अब अगर कोई स्कीम है, अब अगर डिजिटल इंडिया के थ्रू या माई गव के थ्रू या वो जो सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ आई हैं, क्या उसमें कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा? क्योंकि सचर कमेटी ने तो साफ लिखा है कि उस टाइम पे वेलफेयर स्कीम्स जो है कुछ वो मुस्लिम वुमेन एक्सेस नहीं कर पाते थे, लेकिन आज एक्सेस हो रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव टू गिव अस एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, वी जस्ट हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली। हाँ, हमें अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है इतना ज़्यादा कि इवन इफ समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंटल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है समाज में डिस्क्रिमिनेशन। समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है हर आधार पे होता हो, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या अगर आप समझ लीजिए अगर आप अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल पाते हैं उस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्या नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन? हर आधार पे होता है डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे, अब जो ये हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, डिजिटल इंडिया आ रहा है, वो एक ऐसा सिस्टम प्लेस कर रही है जिसमें आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो या कम हो। तो मैं इसी बात को थोड़ा और खींचते हुए, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम्स,
आप अगर इसमें रोल मॉडल्स के अंदर शम्स आलम जो है वो एक पैरा एथलीट है, उनका एक चैप्टर है, तो वो आपको बताएंगे, उन्होंने उसमें बयान किया है कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो पैरा स्पोर्ट्स के लिए किया है उससे जो पैरा अभी आप पैरालंपिक्स में देखें तो हमारी जो मेडल टैली इंक्रीज़ हुई है वो तो फैक्ट है ना, वो तो कोई चेंज नहीं, वो कैसे हो गया, वो विदाउट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एंड वो भी कि इन्वेस्टमेंट तो पहले भी होती थी, लेकिन वो प्लेयर तक वो चीज़ पहुंच रही है कि नहीं, प्लेयर तक वो फैसिलिटी पहुंच रही है कि नहीं, वो चीज़ इंश्योर करना कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मुस्लिम्स डोंट जस्ट केयर अबाउट वन इशू कि बस शरिया सेक्युलरिज्म नहीं। अगर जो मेरी किताब है इसकी ख़ास बात यही है कि इसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आसिफ भामला साहब हैं, वो एक हमारे भाई हैं बॉम्बे से जो एनवायरमेंटलिज्म पे काम करते हैं, उनको लेना देना नहीं है सेक्युलरिज्म शरिया क्या है। इनफैक्ट उन्होंने इस्लाम का हवाला देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहा है कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से शम्स आलम जो है, उनके चैप्टर में आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन के मतलब डिसेबिलिटी के बारे में लिखा गया है। तो मुस्लिम्स हैव लॉट ऑफ इश्यूज़, हमारा इशू सिर्फ सेक्युलरिज्म नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे वो कल को राहुल गांधी की गवर्नमेंट हो, कल को मोदी जी की गवर्नमेंट हो, तो दीज क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क ऑफ ऑल द पार्टीज़। आपने कहा कि अकेले आपने यू टर्न नहीं लिए हैं, तो 4 जून के बाद जो देश की राजनीति में यू टर्न आया है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप कभी रिग्रेट करती हैं या आपको अफसोस हुआ कि आपने यू टर्न लेने में बहुत देर कर दी? जब गोल्डन पीरियड था मोदी और बीजेपी के सपोर्ट करने का, तब आप विरोध में खड़ी थी, और अब जबकि सरकार और पार्टी पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है, बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, तब आप सरकार का सपोर्ट कर रही हैं? माई सपोर्ट इज़ टू द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मैंने 2 चीज़ों पे भाजपा का विरोध भी किया है, एंड इवन बिफोर 4th जून। फॉर एग्जांपल जो हिजाब बैन है, आई डोंट अग्री विद इट फॉर एग्जांपल, या मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, तो मैंने कहा उसको अपने इंटरव्यूज़ में उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट माई सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इज़ इशू बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड। मैं तो कोई मोदी भक्ति नहीं कर रही हूँ, तो आपका जो सवाल है वो उस प्रेमिस पर है। बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि आप किताब पढ़ें और आप उसमें एग्जैक्टली पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मैंने इसमें बात करी है कि जो सोशल मीडिया पे जो एक शब्द यूज़ किया जाता है मुसलमानों के लिए, पंक्चर वाला, तो उससे मेरी आपत्ति है। वो शब्द जो है, अच्छा पंक्चर वाला होने में क्या खराबी है? अगर पर पंक्चर सरकार वाले के नहीं होंगे, फंडामेंटली 10 साल में कोई पॉलिसी में कोई मेजर शिफ्ट आया नहीं। जैसे सरकार 14 में चल रही थी, ऑलमोस्ट वैसे ही सरकार 24 में भी चल रही है। ये आपका परसेप्शन है और ये मेरा उस टाइम परसेप्शन था, क्योंकि उस टाइम जो वी हैड अ प्रॉपर लाइक राइट विंग कैपिटलिस्ट सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट, बट राइट नाउ इफ यू सी many of the government's right wing supporters are actually angry with the government that they are not right wing enough and they are doing more welfare than pursuing right wing policies. So I don't agree with your premise कि it is the same policy. No, it is not the same policies. There has been a large shift towards welfare policies. In fact, अगर आप अभी देखें सीनियर सिटीजन्स के लिए एक और पॉलिसी आई है कि उनके लिए, सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिजीज़, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ हेल्थ, सबको हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो दिस इज़ अ मेजर वेलफेयर पॉलिसी. So what I'm saying is that we need a redefinition of political categories here. The right is doing welfare. The center, the so-called center, which is Congress Party, is articulating a far left politics of redistribution of poverty, whereas BJP is trying to do redistribution of wealth. The left is raising liberal issues. So as a political science student, we actually need to analyze ki, is the left really left? Is the right really right? Is the center really center? So no, I don't agree with your premise. और जो विकसित भारत का जो आइडिया है, हाँ जी। उसमें ये जो नारे लग रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आप इसको इंडोर्स करती हैं? देखिए, नारे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, मतलब इलेक्शन में। तो अगर आप उन पे जाना चाहते हैं तो मैं उस पे एक अलग किताब लिख सकती हूँ, या आप उस पे एक अलग किताब लिख नहीं, सकते अभी तो हैं। कमेंट ही चाहिए। लेकिन दिस इज़ अ बुक अबाउट पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन एंड पॉसिबिलिटी। सो अगर हम लोग हर किसी नेगेटिव चीज़ को रिएक्ट करना, हर किसी नेगेटिव चीज़ पर जो है टिप्पणी करना, अगर हम वही करते रहेंगे तो हम उसी में स्टक नहीं, तो ये रहेंगे। नेगेटिव है क्या? बट मतलब बीजेपी के मुझे अंदर नहीं से भी पता ये बहुत सारी किस आवाजें संदर्भ उठ रही में, हैं मुझे नहीं महाराष्ट्र पता ये पॉलिटिक्स किस संदर्भ में, मैं अपनी सिर्फ
I will confine my comments to my book. What I have said in my book, what we need to do as a community, as Muslims, is own this country and own its success and also own its failures. तो अगर कहीं पे गड्ढा है तो हमें भी देखना चाहिए कि हमें इसको कैसे फिक्स करना है. तो आप किताब को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें कई सारे रिफ्लेक्शंस हैं. ये मुल्क जो है ये पहले भी तो बटा है ना. अगर उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो आपको उस हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्योंकि मुल्क तो मैंने इसको कई सारे इंटरव्यूज़ में बोला कि भारत जो है वो रिलीजियस लाइंस पे नहीं पार्टीशन हुआ. भारत जो है वो इस्लामिक लाइंस पे पार्टीशन हुआ. तो ये भी तो एक रियलिटी है. जब तक हम लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे. राइट विंग इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि जो विद इन द लेफ्ट और विद इन द कांग्रेस इन इश्यूज़ पे टिप्पणी नहीं होती थी. अब देखिए इलेक्शन प्रचार जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसमें अगर आप कश्मीर का अगर आप इलेक्शन प्रचार देखें उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई जो नहीं बोली जानी चाहिए थी, जो ऑलमोस्ट मतलब सॉफ्ट सेपरेटिस्ट एजेंडा पे चली जाती हैं. सो इलेक्शंस ऐसे ही हैं. बट माई बुक इज़ बियॉन्ड इलेक्शन. सो कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज़ टू गो बियॉन्ड इलेक्शंस. आपको कोई कुछ नहीं देंगे. आप मान के चलिए भाजपा भी आपके अगेंस्ट है, कांग्रेस भी आपके अगेंस्ट है, समाजवादी भी आपके अगेंस्ट है. व्हाट विल यू डू एज एन इंडिविजुअल? आप क्या वेट करेंगे कि जब तक अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा? नहीं, आप अपना काम करेंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे. सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द बुक कि पॉलिटिक्स से डिस्ट्रैक्ट मत होइए. क्योंकि अगर आप कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखें, मुझे आप उसमें ये बता दीजिए उसमें मुस्लिम्स के लिए क्या है. व्हाट इज़ स्पेशल इन कांग्रेस पार्टीज मैनिफेस्टो अबाउट मुस्लिम्स? उनको कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं. उनको होलसेल में वोट मिल रहा है. सो आर कम्युनिटी ऑफ 200 million people has to develop itself educationally. That is the argument of the book. अब अगर आप कहें पॉलिटिकल स्लोगन्स पे तो मैं अलग किताब उस पर लिख दूंगी. दैट विल बी अ सेपरेट बुक. बट दैट इज़ नॉट दिस बुक. मेरा एक सवाल और है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं और उसकी पुरजोर वकालत कर रही हैं, आपने किताब भी लिखी. हाँ जी. इस देश में ना एक डिबेट होती रही है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर. तो आपको लगता है सरकार जो है मतलब प्रधानमंत्री खुद इसका विरोध कर चुके हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है. तो क्या ये जो पंचर वाला जो टैग है, क्या इससे मदद मिलेगी इस कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन का प्रोविज़न हो? क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो कि सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही है. तो रिजर्वेशन मुसलमानों तो के लिए दिया होना उन्होंने रिजर्वेशन फिर उसके बाद कि सिर्फ बात ही की? नहीं, उनका नारा तो है, वो उस पर नारा stay है, रहा. उन्होंने दी रिजर्वेशन. नहीं, अभी तक implement जब वो नहीं- देंगे नहीं, मैं जो है उनको एक फूलों की माला पहनाऊंगी जब वो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे. नहीं देना चाहिए. लेकिन ये मेरा जो सवाल ये है. ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज हैं, देखिए ये व्हाट कांग्रेस का एडवांटेज क्या है बीजेपी के ऊपर मैं आपको बताती हूँ. कांग्रेस इज़ अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी. ये पुरानी पार्टी है. इनको इतनी समझ है, इनको पता है कि मुसलमान जो है वो सबसे मुस्लिम इज़ द लीस्ट डिमांडिंग वोटर इन इंडिया. मुस्लिम को चाहिए नहीं रिजर्वेशन. मुस्लिम को चाहिए आप बस इफ्तार पार्टी में आए, आप हमारे साथ बैठे खाएं, आप हमारे साथ जो है ईद में शामिल हो. मुस्लिम को सिर्फ इतना चाहिए, उसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए. लोग मास्टर हैं पॉलिटिक्स के. कर्नाटका में आई थिंक इसी तरह की बात जो है कांग्रेस के जो वहाँ पे सीएम हैं उन्होंने इसी तरह की कुछ बात की थी, मुस्लिम रिजर्वेशन और समथिंग लाइक दैट. मुझे याद है कुछ महीने पहले ये हुआ था और अगले दिन रोल बैक कर लिया. व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर? व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर इज़ आप दोनों को खुश कर रहे हो. आप मुस्लिम को भी खुश कर रहे हो, आप हिंदू को भी. ये लोग मास्टर हैं पॉलिटिक्स के. आप बोल तो रहे हो रिजर्वेशन, लेकिन आपने दिया क्या रिजर्वेशन? तो जब देंगे तब उनकी भी प्रशंसा करेंगे, उनको उस टाइम बुके भेज देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच. लेकिन वी कैन नॉट काउंट ऑन दिस. ये लोग मास्टर हैं. देखिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ पॉलिटिक्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट को हमको सेपरेट करना पड़ेगा. रिजर्वेशन चाहे मिले या नहीं, क्या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है इस देश में? मतलब पंचायत को छोड़ के, पंचायत म्यूनसिपैलिटी को छोड़ के कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है. वो बेचारी कर रही हैं काम, वो हर किसी फील्ड में टॉप पे जाने की कोशिश कर रही हैं. तो क्या मतलब रिजर्वेशन ही एक रास्ता है? मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं मिला फॉर एग्जांपल, तो पहले तो हमने खुद ही माइनॉरिटी बना दिया इस मुल्क में. उस पर हम लोग कभी बात नहीं करते. हम लोग बोलते हैं कि नहीं 2014 से पहले जो है हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं था इस कंट्री में. ये एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हो सकता है आप भी पूछ लेंगे मुझसे. अगर 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था तो सर मुझे बताइए विभाजन कैसे हुआ फिर? ये भी तो एक प्रश्न है ना. तो हमने खुद ही पहले तो खुद को माइनॉरिटी बना दिया इस कम्युनिटी में, इस कंट्री में. फिर हम खुद ही रिजर्वेशन मांग रहे हैं. अब मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैं क्या करूं तब तक?
मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठूं जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर वो यू टर्न लेंगे रोज़, एक दिन बोलेंगे हम लोग रिजर्वेशन लाएंगे, एक दिन बोलेंगे हम लोग रिजर्वेशन नहीं लाएंगे। पहले तो उन्होंने ऐसी कोई बात बोली नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू जी ऐसा कुछ करते हैं तो ठीक है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू प्रेज हिम। शैला, आपने कहा कि सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं। आवास योजना है सबको मिलेगा, हेल्थ सिक्योरिटी है सबको मिलेगी, या फिर शिक्षा की बात है सबको मिलेगी। टिकट सबको क्यों नहीं देती है बीजेपी? ये आप बीजेपी से पूछ लीजिए, मैं तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं है आप, लेकिन आपका बीजेपी का मुसलमानों को टिकट ना देने पर क्या टिप्पणी है? क्योंकि क्योंकि घर मिलना, स्वास्थ्य मिलना, उन सब से शायद एक और ज़रूरी चीज़ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलना। इस पे बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है, मैं इस पे कुछ और दीगर लोगों को कोट करूँगी। फॉर एग्जांपल आमना बेगम अंसारी है, जिनका एक चैप्टर है इस किताब के अंदर। तो वो एक पासमानदा पर्सपेक्टिव से लिखती हैं। तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपने एक्चुअली पॉडकास्ट में कहा कि ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि टिकट मिलना, मंत्री बनना, एमपी बनना, ये एक अशराफ मुस्लिम पर्सपेक्टिव है। पासमानदा को तो कभी कुछ मिला ही नहीं। पासमानदा जो बल्क ऑफ द कम्युनिटी है, अच्छा आज तक कांग्रेस ने ऐसा क्या कर लिया? मतलब ठीक है, कांग्रेस में आई अंडरस्टैंड देयर वर मुस्लिम फिगर्स जैसे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, सईदा हमीद, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद, बहुत सारे मुस्लिम फिगर्स थे। आई एग्री विद यू, राइट? देयर वर अ लॉट ऑफ मुस्लिम फेसेस, बट have those faces changed the face of the larger Muslim community, the bulk of the Muslim community, the rest of the 200 million Muslims? क्या अभी भी अगर आप मुस्लिम लोकेलिटी में जाते हैं, क्या आपको वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ मिलती हैं? आपको दिखेगा, आपको एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। आप चले जाइए चाणक्यपुरी में और उसके बाद आप किसी मुस्लिम एरिया में चले जाइए दिल्ली में। वाई आर वी नॉट रेजिंग दीज क्वेश्चंस? हम लोग बस इतने में ही खुश हैं। क्या है, मैं आपको वही बात बता रही थी, ये जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टीज़ है, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। मुसलमान वोटर एक इमोशनल वोटर है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं सर आपसे। वो कुछ मांगे ना वो रिजर्वेशन मांग रहा है, ना वो बेसिक कम्युनिटीज़ मांग रहा है, ना वो स्कॉलरशिप मांग रहा है, वो कुछ भी नहीं मांग रहा। वो बस बोल रहा है कि आप मीठी मीठी बातें करिए। इन्होंने मास्टर कर लिया है वो स्टाइल कि हम बस 2-3 मीठी बातें करके जो है, थोड़ा सा टोपी पहन के या कहीं पे इफ्तार पार्टी में जा कर के, दैट इज़ ऑल द मुस्लिम वोटर वांट्स। मुस्लिम वोटर डजंट वांट एनीथिंग। In fact, this book says that Muslims should demand more. Muslim and not just for Muslims. For example, जैसे मैंने बार बार शम्स आलम की चर्चा की इस बुक में, उन्होंने अपनी चैप्टर में लिखा है कि सरकार को जो है व्हील चेयर्स और जो दीगर जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनसे GST हटाना चाहिए। ये भी मुस्लिम्स की डिमांड है। मुस्लिम्स आर नॉट सिंगल इशू वोटर्स। तो हमने जो है खुद को बॉक्स कर दिया है कि मुस्लिम इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ। अच्छा, उसमें आप लोगों की भी गलती है। आप लोग जिन लोगों को बुलाते हैं टीवी स्टूडियोज़ में, मौलाना साहब को, उनका बस इतना ही होता है कि हिंदुस्तान में शरिया लागू हो जाना चाहिए। हाँ, अब जो फिल्म वालों की गलती है, वो मुसलमानों को हमेशा एज अ टेररिस्ट ही दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे हमको पंक्चर वाला बताते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिटन दिस बुक, बिकॉज Muslims come in all shapes, colors, sizes and variations, and they care about all kinds of issues. There is a Muslim who cares only about music. There is a Muslim who cares about only space science, कि इंडिया जो है वो स्पेस साइंस में कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे अगर आप निगार मैडम का चैप्टर पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें जो है प्योर साइंसेस का जो है ज़्यादा हमें टेकअप करना पड़ेगा जो इंडियन यूथ का है। और देर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस फॉर विकसित भारत इन दिस बुक फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, डॉक्टर जमाल खान है इसमें एक, वो बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि वी विल हैव टू हैव अ मिक्सचर ऑफ एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। सो उन्होंने बहुत वो एक समझाया है साइंटिफिक तरीके से कि किस तरह से जो है, अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है, अमेरिका से कम्पीट करना है, वी विल हैव टू हैव दीज थिंग्स। एंड overall, if I am allowed to speak on behalf of Indian Muslims, or at least a section of Indian Muslims who wants this change, we have to think as Indians first. तो अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि ये जाट है, मैं गुजर हूँ, वो दलित है, मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, मैं विमेन हूँ, तो फिर ना वी विल नॉट गेट एनीवेयर। अगर हमें compete करना है चाइना से, अमेरिका से, आप देखिए अभी जो ये सब कुछ हो रहा है, जो this rise in Khalistani activism abroad, why is it happening? Because India is going from the 5th largest economy to the 3rd largest economy, inshallah. And someday maybe we may even become the 1st largest economy, right? That is why these things are happening. Our social divisions will be exploited by other countries
बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वंस यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग, इवन अगर हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, अगर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर अमेरिका बोल रहा है, उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो गाज़ा पे क्यों नहीं बोल रहा? जैसे अमेरिका में आप देखेंगे रोज़ आए दिन एक रिपोर्ट आती है कि इंडियन मुस्लिम्स आर इन डेंजर, इंडियन मुस्लिम्स आर इन डेंजर। व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग अबाउट गाज़ा? वहाँ पे मतलब 19th सेंचुरी का, सॉरी 21st सेंचुरी का द बिगेस्ट मैसेकर ऑफ एनी पॉपुलेशन, लीव अलोन मुस्लिम्स। अगर आप मुस्लिम्स के बारे में इतना केयर कर रहे हैं तो सीज़ फायर करवाइए ना वहाँ पे। सो जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं तब आपको समझ आता है कि ये जो सारी लैंग्वेज है ना, दिस ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग, it has a lot to do with strategic priorities। और हमें देखना है, हमें अपनी इंडिया में देखना है कि स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या है हमारी। तो इसमें ऑफ कोर्स देयर इज़ एन अपील फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू मेक वन स्टेप। आप भी एक कदम चले मुसलमानों की तरफ, मुसलमान भी आपकी तरफ एक कदम चले। बट दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट सम वोट प्रोजेक्ट। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि मुसलमान जो है वो वोट दें भाजपा को। इनफैक्ट इसमें सिर्फ इतनी ही अपील है कि आप जो, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी एक स्पीच दी थी, मुझे लगता है इसी साल कुछ 5-6 महीने पहले, कि आप भूल जाओ ये सारा कुछ वोट पॉलिटिक्स, अपनी कम्युनिटी पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिटी की हालत देखो आप। सो दैट इज़ व्हाट मुस्लिम्स नीड टू डू। आप भूल जाओ, आप जिसको वोट दे रहे हो देते रहो, ना दो किसी और को दो, डजेंट मैटर। क्योंकि आप अगर 97% वोट भी कांग्रेस को दे रहे हो तब भी भाजपा की गवर्नमेंट बन रही है। तो नाइदर यू कैन चेंज द गवर्नमेंट नॉर यू कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। अच्छा, अब अगर विभाजन नहीं हुआ तो हो सकता है देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर हो सकता है मुस्लिम्स की परसेंटेज कुछ 35-40% होती है इस कंट्री में, लेकिन हमने बना दिया ना खुद को खुद ही माइनॉरिटी, इसी माइनॉरिटी माइंडसेट से। तो अब जो ये माइनॉरिटी माइंडसेट है ये छोड़ना पड़ेगा। भारत हमारा मुल्क है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो भी हमने ही फिक्स करनी है। वो मुझे वेट नहीं करना है कि वो मोदी जी आके फिक्स करेंगे, राहुल गांधी जी आके फिक्स करेंगे, नहीं, मैं फिक्स करूँगी। आई शुड बी द लीडर, आई शुड थिंक ऑफ माई सेल्फ कि हाउ आई कैन फिक्स थिंग्स इन माई कंट्री। सो वी हैव टू थिंक एज इंडियंस, ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, एवरीबडी। नहीं, आपने कहा कि सरकार तो बदल नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक वक्त पे इस थॉट की पैरोकार रही हैं कि हर विरोध का मैंने अंजाम कांग्रेस पार्टी बदलाव के लिए तो हो। कभी वोट नहीं मांगा है मुस्लिम नहीं, वोट कम्युनिटी का से। नहीं, हर विरोध बदलाव का अंजाम बदलाव हो, और अगर वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो विरोध बंद हो जाए। क्या आप ये कहना चाहती मैंने हैं? अपने जो मेरा एक ऐसे है, मैंने इसमें रोल मॉडल्स के अंदर एक ऐसे जो है वो लिखा है, उसमें मैंने ये 2 तरह की थ्योरीज़ की बात की है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फंक्शनलिस्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो हमेशा चीज़ों को एक विरोध में देखती है कि दो क्लासेस हैं सोसाइटी में, चाहे वो मेल या फीमेल हो, चाहे वो दलित और ब्राह्मण हो, चाहे वो वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट हो। तो इनको हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ कहते हैं और इनके बीच में जो है बस मतलब जंग ही होनी है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें ऐसा है नहीं समाज में। मैंने इसको काफ़ी विस्तार में जो है एक्सप्लेन किया है कि पहली बात तो मार्क्सिज्म जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, सो आई वाज अ लेफ्टिस्ट। लेकिन जब आप देखते हैं, जब आप एक्चुअली सोसाइटी में देखते हैं, मार्क्सिज्म सेज देयर आर ओनली 2 क्लासेस। कौन कौन सी? प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआ, यानी एक वर्किंग क्लास है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है। तो लेकिन जब आप समाज में देखते हैं द क्लासेस, द क्लास पोजिशंस, नाइदर आर दे बाइनरी, ना वो 2 हैं ना वो डिस्क्रीट है, यानी आप उनको 10 में भी नहीं डिवाइड कर सकते। वो एक कंटिन्यूस ग्राफ है जिसमें कई सारी चीज़ें प्ले करती हैं। आपकी अंग्रेज़ी कैसी है, आपका बोलचाल कैसा है, वही डिसाइड कर पाएगा कि आप जो है वो टॉप एंकर बनेंगे या नहीं। आपकी जो है, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं। आप अगर ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे यूपीएससी या सीडीएस की एग्ज़ाम की कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप तो उधर कभी पहुँचेंगे ही नहीं। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैथमेटिकली। अगर हम इसको देखें, class is a very complex function, especially in a country like India. Class is a very complex function of many things. It's not just about like these conflict theories जो हमें बोलती है मेल और फीमेल का ऑपोजिशन है। लेकिन अगर आप इस बुक में अगर आप जो फीमेल्स हैं उनकी स्टोरीज़ पढ़ें तो उनके फादर, उनके हस्बैंड, उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया है।
तो मैंने इसको काफ़ी विस्तार में, अब अगर मैं सब कुछ यहीं पे बोल दूंगी तो फिर किसी जी, को बिल्कुल। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि अभी 370 की बात हुई थी कि वो बड़े सक्सेसफुली मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ से हटवा दिया और उसके बाद कश्मीर में हालात बदले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो रेबल ग्रुप अटैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि Yes. मार्केट में बम फट जा रहा है, Yes. नॉर्थ इंडिया के मजदूरों को गोली मार दे रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक हो जा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। तो क्या ये अचानक क्या हो गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो 2-3 साल से हाँ। बड़ी सक्सेसफुली कश्मीर में अपना काम कर रही थी, अचानक ये हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया जब वो अभी चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे कश्मीर असेंबली इलेक्शन के दौरान। तो उन्होंने जो पीस है, जो ये सो कॉल्ड जो अभी शांति का दौर चल रहा है, इसका श्रेय जो है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को नहीं दिया, उन्होंने लोगों को दिया। सो इफ़ यू नोटिस्ड ही क्रेडिटेड द पीपल ऑफ कश्मीर विद मेंटेनिंग दिस पीस। सो जो 3-4 साल से आप वहाँ पे शांति देख रहे हैं, वो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने एक्सेप्ट किया हो या नहीं किया हो, अलग पॉलिटिशियंस अलग क्लास है, लोगों ने जो है उस 370 वाले डिसीजन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने पीसफुली जो है स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी। जो लोकल इंसर्जेंसी है उसमें एक बहुत मेजर ड्रॉप हुआ था। हाउएवर, एज आई सेड, देर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया जो है बहुत एक असर्टिव पोजिशन ले रहा है ग्लोबल स्टेज पे, और इनफैक्ट टेररिज्म के खिलाफ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले रहा है कि हम पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे, हम नहीं क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ जब तक आप ये टेरर नेटवर्क्स को बंद नहीं करोगे। सो दैट हैज़ रिपरकशंस, दैट बिकॉज ऑफ दैट देर आर दीज डेस्परेट मेजर्स दैट यू सी, क्योंकि पाकिस्तान को भी रेलिवेंट रहना है। अब सर, मैंने इस किताब में मैंने एक अपेंडिक्स लिखा हुआ है जिसमें मैंने थोड़ा सा इसको बयान किया, क्योंकि किताब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में है तो मैं ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी उससे, तो मैंने उसको अपेंडिक्स में डाल दिया है कि जो हम कहते हैं जब अक्सर एक टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, हम कहते हैं देखिए कितना माइंडलेस एक्ट ऑफ वायलेंस है, माइंडलेस एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो मैंने उसमें बयान किया कि जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है ये माइंडलेस नहीं होता है, इट इज़ एक्चुअली वेरी माइंडफुल। इसका व्हाट इज़ द इंसेंटिव, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, उनका खुद वहाँ पे पूरा जो बलूचिस्तान में है और जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में उनका वहाँ पे विरोध चल रहा है। व्हाट इज़ द इंसेंटिव कि पाकिस्तान यहाँ पे अटैक्स करवाए? इंसेंटिव ये होता है कि जब आर्मी उनको ढूंढने निकलेगी या जब पुलिस जो है उनको टेररिस्ट्स को ढूंढने के लिए निकलेगी, उनको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको हम कश्मीर में बोलते हैं कासो, CASO, कासो। तो उनको कासो लगाना पड़ेगा, उनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, उनको घरों में घुसना पड़ेगा, उनको जो है कई सारे हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो सारी चीज़ें मैंने अपने बचपन में देखी 90s में, मैंने तो सिर्फ यही देखा कि आर्मी जो है वो घर के अंदर आ रही है बूट्स लेके, हमारा उसी से जो है हमारा एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी आर्मी सेंटिमेंट बनता था। दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ माई ओपिनियन, एनीवन कैन डिफर विद इट, but my opinion is that these acts of terrorism are not mindless, they are very very mindful. एक इंसिडेंट की वजह से, जैसे पीर पंजाल रेंज में आपने देखा 5-6 इंसिडेंट्स हुए, यात्रियों पे, सोल्जर्स पे एम्बुश हुआ, उसके बाद आर्मी को पूरा वहाँ पे मैन हंट लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि वो पूरा जंगल का एरिया है। उसमें उनको लोगों को डिटेन भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों को उठाना भी पड़ेगा इंटरोगेशन के लिए। अच्छा, एक इंटरोगेशन में आपने देखा कि 3 जो है लोगों की जानें भी गई, वो भी हुआ। This is the international relations perspective. This is the strategic perspective. कि terrorism, it is a very well calculated strategy of whatever is the strategic priority of Pakistan, कि how to increase the anti-army and the anti-India sentiment in Kashmir. क्योंकि अगर एक सिविलियन की जान जाती है आर्मी के हाथ, या अगर एक कोई इंटरोगेशन होता है, उससे पूरे कश्मीर में जो है एक एंटी इंडिया और एंटी आर्मी सेंटिमेंट बनता है। सो एक बहुत लो कॉस्ट में उनको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिल रहा है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दीज इन माई बुक, आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स इन माई बुक। हाय शैला, अच्छा आप कह रही हैं कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं अगर पॉलिटिक्स से इतर प्रभावित हुए बिना मेन स्ट्रीम में आए, डेवलपमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा बने, जो कि वो हैं, डेवलपमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा है, तभी यहाँ तक भारत पहुँचा हुआ है। Correct. उसमें मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो आपकी किताब में भी उसका जिक्र है, उन्हीं मुस्लिमों का जिक्र है। मेरा सवाल ये है कि एक जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जब वो चुनावी प्रचार कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि
बाबरी वाला राम मंदिर हमने ले लिया, अब बारी है काशी विश्वनाथ मंदिर की, और फिर हम मथुरा का भी मंदिर आज़ाद करा लेंगे। इस तरह के नैरेटिव वो सेट कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही होती है। एक फियर का भय है मुसलमानों के अंदर। मैं उन मुसलमान परिवार को जानता हूं जो अपने बच्चों को ट्रेन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो नॉनवेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप लिंच हो जाती हैं अगर कुछ ऐसा कहती। लेकिन लिंचिंग की घटनाओं पर जब हम नज़र डालते हैं तो रिलीजियस घटनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं कि कोई मुसलमान दाढ़ी रखे हुआ है तो लिंच हो गया, किसी को कथित गौ रक्षक लिंच कर दिए, मतलब ज़्यादा विक्टिम साइड मुसलमानों का है। तो ये जो पॉलिटिक्स की वजह से उनके अंदर भय पैदा हो रहा है, इसमें आप बीजेपी को दोषी नहीं मानती हैं? देखिए, मैंने जो है कैंपेन किया है बाकायदा इस चीज़ पर। मैंने जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन किया है कि वो उनको एक लॉ लाना चाहिए उनको। और ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे जो सोशल साइंसेज में जो है हम जैसे वेबर को पढ़ते हैं, तो वेबर जो है वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट वो है जिसके पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस हो। यानी कि स्टेट के अलावा अगर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर वायलेंस कर रहा है तो वो स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ही और शी इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टेट पावर। It goes the same way for terrorist groups, it goes the same way for mob lynching। और हमने एक डिमांड की थी कि एक मानव सुरक्षा कानून जो है लिंचिंग के खिलाफ लाया जाए, और उसको लाया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 103(2) जिसका मैंने जिक्र किया। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ बाकायदा कानून लाया गया है। तो मुझे लगता है ये भी एक गवर्नमेंट के पार्ट पे रिकग्निशन है कि ये एक मसला है, और उन्होंने इस पर एक कानून लाया। कानून इम्प्लीमेंट अब होगा, अब मतलब संहिता तो लागू शायद जुलाई से हुई है। तो दिस इज़ अ रिकग्निशन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल इज़राइल की वायलेंस को वायलेंस क्यों नहीं माना जा रहा और हमास की वायलेंस को वायलेंस क्यों माना जा रहा है? फॉर द सेम रीज़न कि इज़राइल इज़ अ रिकग्नाइज्ड स्टेट, हमास जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह माना जाता है। दिस इज़ द डिफरेंस कि अगर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हो, चाहे वो कोई लिंचिंग ग्रुप हो या चाहे वो कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, इफ़ दे कमिट वायलेंस, अगर आप देखें जब मर्डर या रेप होता है तो उसका जब मुकदमा लगता है कचहरी में, वो स्टेट वर्सेस अक्यूज़ लगता है, वो विक्टिम वर्सेस अक्यूज़ नहीं लगता। क्यों सर? वो इसलिए है क्योंकि जो आपने क्राइम किया है, अगर आपने मर्डर या रेप या इस तरह की कोई घटना या इवन स्टॉकिंग या हरासमेंट की घटना है, तो वो स्टेट वर्सेस मुकदमा लगता है। वो आपने क्राइम स्टेट के खिलाफ किया है, वो आपने क्राइम उस विक्टिम के खिलाफ नहीं किया है। इफ़ यू आर डूइंग वायलेंस, यू आर टेकिंग अवे द स्टेट, ओनली द स्टेट हैज़ द पावर टू डू वायलेंस। मतलब इन क्लासिक वेबेरियन, इन क्लासिक सोशोलॉजिकल टर्म्स। तो वही मैं कहूँगी कि हमारी जो डिमांड थी कि एक लिंचिंग के खिलाफ लॉ होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक सवाल और लेता हूँ सहला कि कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक 2014 के पहले का कश्मीर दिखता है, और वो कश्मीर में राहुल गांधी का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी खड़े नज़र आते हैं, पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट की टीम है, रतन टाटा, अब जो दिवंगत रतन टाटा समेत तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ खड़े हैं जो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं और नए उद्योग धंधे लगाने की बात हो रही होती है। कश्मीर में NIT बनते हुए हम लोग श्रीनगर में देख रहे होते हैं यूपीए सरकार के कार्यकाल में। मैं इस मंच से क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में ऐसे डेवलपमेंट के और क्या क्या मुद्दे, कौन से मतलब आधारभूत संरचनाएं सामने आई जिनको हम माने कि वो कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन को बेहतर कर रही हैं? कुछ एक का नाम गिनाना चाहेंगे आप? तो उसके लिए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए देखिए, मैंने जो है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट किया है कि वाजपेयी पैरामीटर्स। देखिए, अभी अगर आप कश्मीर में विद रिस्पेक्ट टू बीजेपी या विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पॉलिटिक्स या विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टीरियल फिगर्स अगर आप पूछें, तो राइट नाउ इट इज़ ऑल मोदी 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 एंड एब्रोगेशन इन पीपल्स माइंड्स। लेकिन उससे पहले, एब्रोगेशन से पहले की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप किसी भी कश्मीरी से जाके पूछते कि हु वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आपकी याददाश्त में हु वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो लोग वाजपेयी जी को बहुत लाइक करते थे कश्मीर में, एंड दे वुड से दैट ही वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाई डिड दे से दैट? दैट इज़ बिकॉज वाजपेयी जी इज़ सीन एज अ फिगर who sincerely tried to resolve the Kashmir dispute with it while going out of the box। मतलब उन्होंने जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ से बात की
General Musharraf was an army leader. He was not a democratically elected leader. So Vajpayee ji went out of his way to resolve the Kashmir. वो दिल से चाहते, वो मन से चाहते थे कि ये जो हिंसा है, ये जो ब्लडशेड है, ये ख़त्म हो. इसलिए वाजपेयी जी को जो एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता था. तो उन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए थे, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत. और उन्होंने कहा था कि इन तीनों के दायरे में जो है कोई भी सोल्यूशन जो है कश्मीर का वो हो जाना चाहिए. तो अपनी बुक के अपेंडिक्स में मैंने मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल को स्पेशली जो लास्ट 5-6 ईयर्स में डेवलपमेंट हुआ है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको अंडर वाजपेयी पैरामीटर्स जो है एनालाइज किया है. तो उसमें मैंने कई सारे क्वालिटेटिव चीज़ें भी और कई सारे क्वांटिटेटिव आंकड़े भी दिए हुए हैं. लेकिन इट इज़ अ नो ब्रेनर. अगर आप एज अ जर्नलिस्ट आप अगर वहाँ पे जाएं, आपको चेंज खुद ही दिख जाएगा. मतलब आप वहाँ पे खड़े ही हो रहे हैं, आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि क्या तुम इंडिया से हो. ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है. वहाँ पे आज मतलब स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, यूथ जो हैं वो एंटी टेररिज्म रैलीज़ निकाल रहे हैं. अभी जो टेररिस्ट अटैक्स हुए उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे पुलवामा में रैलीज़ हो रही हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़. ये तो हमने कहीं और पे भी नहीं देखी, ये तो इवन दिल्ली में भी नहीं देखी हमने. तो परिवर्तन तो अगर आप नहीं देखना चाहें, आप अपनी आंखें बंद करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं. लेकिन अगर आप सच में देखना चाहें तो काफ़ी सारे आंकड़े जो है मैंने बयान किए, लेकिन उसके लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी. नहीं, हम लोग किताब खरीदेंगे और पढ़ेंगे भी, लेकिन आपने इंटरनेशनल रिलेशन, इजराइल, अमेरिका, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया. शुरू मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब सिलेक्टिव लेकिन पूछना आप मुझे पड़ेगा. फंसाना नहीं आप किसी क्वेश्चन में, जो बुक से रिलेटेड है वही आप मुझे बिल्कुल, कंट्रोवर्सी हाँ. मत लाइए नहीं प्लीज. नहीं, आपने एक बात कही कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी स्टांस में चेंज हुआ है. हाँ जी. वो कैसा बदलाव है, इसको समझाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है इसको, क्या बदलाव हुआ है. मुझे लगता है आप जो बदलाव देखते हैं, बताइए जरा. मुझसे बेहतर डॉक्टर जयशंकर की स्पीचेस आप सुन लीजिए, उनकी किताबें पढ़ लीजिए. देखिए, आप कोट कर रही हैं सबको, हाँ जी. मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ. नहीं, मेरा मुझे लगता है कि पर्सपेक्टिव हर भी कोई उनके पर्सपेक्टिव से प्रभावित है. कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर की किताब है दी इंडिया वे या वाई भारत मैटर्स, या कई सारी ऐसे जो बुक्स लिखी गई हैं इंडिया की सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पे, कि एक्चुअली इंडिया इज़ नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट नेशन, इट्स नॉट अ वायलेंट नेशन. वी हैव हैड अ पीसफुल राइज. वी हैव नॉट हैड अ राइज एट द एक्सपेंस ऑफ एनी अदर नेशन. किसी और को एक्सप्लॉइट करके हमने नहीं किया है. जैसे आप अगर यूके की बात करें, वी टुक ओवर यूके एज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. Did we do it by colonizing any other country? No, we did not. लेकिन जो यूके है, यूके तो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था. सो दिस इज़ द सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया विच ऑल ऑफ अस, मुस्लिम, कश्मीरी, हिंदू, आप जो कोई भी हों, वी हैव टू टेक प्राइड इन दिस. एंड द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया इज़ बेटर एक्सप्लेन व्हेन वी लिसन टू आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, who actually makes it very clear, he's very popular among the youth for a reason, because he is putting India first. So that is so even जब बात हुई रशिया यूक्रेन वॉर की, तो उस टाइम पे नेटो का इतना सारा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि नहीं, आप जो है आप रशिया के साथ संबंध ख़त्म कर दें, आप जो है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो सर ने पूछा सवाल कि 2014 में जो था वो तो अभी भी है नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर एक्चुअली, हमारा इसराइल पैलेस्टाइन पे जो 2 स्टेट सोल्यूशन का स्टैंस है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो पहले था. रशिया के साथ जो हमारी रिलेशंस हैं, हमने उनको जेपरडाइज नहीं किया है, बिकॉज इंडिया फर्स्ट. एंड इवन हमने इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर को ही मैं दोबारा कोट करूँगी, उनसे पूछा गया, आई थिंक वो यूके में थे या कहीं पे थे, उनसे पूछा गया कि आपने रशिया से तेल क्यों खरीदा. उन्होंने कहा कि अरे हमने तो ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है. अगर हम लोग रशियन ऑयल नहीं खरीदते, जो फिर ब्लैक मार्केट्स के थ्रू यूरोप में गया सेकेंड पार्टीज़ के थ्रू, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाता, मतलब आपके यहाँ राइट्स हो जाते हैं. तो वेयर इज़ द थैंक यू. सो इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्टैंस को, फॉरेन पॉलिसी स्टैंस को बहुत सीरियसली लिया है. और पहले जो होता था कि कहीं पे भी कोई भी खालिस्तानी या इस तरह से सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, उनको टॉलरेट किया जाता था. अब उनको टॉलरेट नहीं किया जाता है. इंडिया पुट्स इट्स पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड वेरी क्लियरली विदाउट फियर ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि उससे डोमेस्टिक वोट बैंक कैसे अफेक्ट होगा या क्या होगा. और इनफैक्ट ऑनेस्टली अगर आप देखें तो मतलब दिस खालिस्तान इशू, इट इज़ नॉट एन इशू इन इंडिया, इट इज़ एन इशू इन कनाडा. ये एक ये अजीब चीज़ है. तो यस, अमृतपाल सिंह अभी वो चुनाव जीते हैं और
ये भारत में ही हुआ, अमृतपाल सिंह के वक्त हाँ जो जी, कुछ भी हाँ हुआ जी। पंजाब में। और क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टांस की बात मैंने इसलिए क्योंकि आपने खालिस्तान से जोड़कर इसको बताया, तो मुझे, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार और जो लोग देख रहे हैं बतौर ऑडियंस, उनको समझाने के लिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या बदला है। जैसे आपने ये तो कहा कि हमारा जो स्टांस है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे सेम है, लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर खालिस्तान के लिहाज से कैसे बदला है? क्या सिर्फ बोल देना ही स्टांस में चेंज है, हम रिप्लाई कर दे रहे हैं? क्योंकि आप जिस रिलीजियस रिपोर्ट की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी माइनॉरिटीज़ पर, बहुत हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले की बात है। तो वहाँ कुछ नहीं बदल रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, हमने रिस्पॉन्ड किया जो हम सालों से करते आ रहे हैं। तो क्या बदला है, मैं जानना चाहता हूँ। अब ये आपने इतना लंबा, मतलब इसमें जो पूरी बाहरी संस के अंदर जितनी भी सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको इसका निचोड़ मिलेगा। मुझे लगता है जनता समझ रही है, तभी तो 3-3 बार इलेक्ट कर रही है। मतलब कोएलिशन एरा में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी गवर्नमेंट को 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिले हों, और एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इवन दो आप इसको मानते हैं कि ये 400, क्योंकि 400 पार का टारगेट था तो 240 आ गए तो कम हो गया, बट कोएलिशन एरा में किसी भी पार्टी के लिए अकेले इतने वोट लाना जो है, इतनी सीट्स लाना, इट इज़ इन इटसेल्फ रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती है, जनता समझती है, इसीलिए वोट दे रही है। चलिए, वक्त की भी कमी है और कोशिश की सारे सवाल हमने लेने की, लेकिन अभी भी कई लोगों की शिकायत होगी, सवाल नहीं ले पाए, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे जब शहला आएंगी तो और जो सवाल रह गए हैं, क्योंकि किताब के बाद भी कई सवाल होंगे अभी आपसे, और सवाल भी पूछेंगे। अंत में इस पूरी डिस्कशन के बाद आप ये बताइए, आपको लेफ्ट माने कि राइट माने अब हम? No, I think I should just see myself as an Indian, and that is what my book is all about. It's not a question of left versus right. It is a question of what is right and what is right for us. ठीक है, तो बीजेपी में एंट्री की कोई बात? नहीं, अभी तो कोई ऐसा है नहीं। मैं तो लेकिन हो सकता है। क्या पता मैम, हो सकता है आप बीजेपी में चली जाएं, क्या पता। नहीं, आप हमें मत फंसाइए अलग अलग सवाल के साथ। आप मुझे मत फंसाइए। चलिए, नहीं, ठीक है। जब मैं इफ आई एवर जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, वो तो आम न्यूज़ में आ जाएगा, वो तो तब सबको ही पता चल जाएगा, लेकिन नॉट राइट नाउ। ठीक है। आपने देखा मंच पर शहला रशीद का ये इंटरव्यू, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।